आपकी खिदमत में। एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू होनी है, मुस्लिम सियासी क़यादत तहरीक आज़ादी के डिस्कोर्स की तश्कील। हमारे मुक़र्रिर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला चिश्ती साहब, आप जामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि आप इस मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएँ। आदाबर्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा जो टॉपिक है इट्स हियरिंग द वॉइसेस फ्रॉम मार्जिन्स, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये बेसिकली एक सर्वे पेपर है, इट्स नॉट लाइक दैट मच रिसर्च पेपर, इट्स अ बेसिक सर्वे बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मुस्लिम मासेस इन नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन काइंड ऑफ ओवरलुक्ड। इसको हमने उतना ज़्यादा, लीडर्स के बारे में तो हम बातें करते हैं, लेकिन जो हमारे नेशनल मूवमेंट में मुसलमान लोग जो हैं, जो लीडर्स को बनाते हैं, लीडर्स के फॉलोअर्स भी तो होंगे, उनके बारे में तो नाउ इफ it's a kind of a bit difficult to begin on a topic as wide and diverse as contribution of Muslims in the freedom struggle of the country. Much research has already been done on the topic by eminent scholars, starting from Tara Chand to Aman Roy to more contemporary ones like Mushirul Hasan Sahab, या जो मुशीरुल हसन साहब जो formerly was vice chancellor of Jamia, Hassan Imam and others, which document the participation of the Muslims in Indian freedom struggle. Now there has been an imbalance created in the tradition of history writing of Indian national movement. अच्छा, thank you. ये थोड़ा सा सामने ज़्यादा है, बहरहाल, but it's okay. So there has been a kind of imbalance created in the tradition of history writing of Indian national movement, as not enough attention has been devoted to the involvement of various religious groups in it. People of diverse backgrounds, cutting across class, caste, race, sect, and religious divide part took in it. One basic drawback in interpreting and studying national movement from a community's perspective is invisibilization of the role of adherents of that community in that particular movement. It is pertinent to note here that later historiography of the nationalist group was influenced by the communal periodization of the history of pre-British India by James Mill, 1773 to 1836. Now his tripartite division of Indian history into Hindu period and a Muslim period became entrenched in the later half of the 19th century. ये जो एक communal tripartite division था, इस बेसिस पर कि तुर्क जब हिंदुस्तान में आए, उनकी आमद से मुसलमानों का वक्त शुरू होता है। मेडिवल को उन्होंने मुसलमानों की आमद से जोड़ दिया। ये मौजू आज भी ज़ेर बहस है दुनिया भर में, यूरोप में, ख़ास तौर पे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में ये मौजू आज भी ज़ेर बहस है कि पीरियडाइजेशन का पीरियड क्या है, किस वक्त से हम मेडिवल को माने, किस वक्त से हम मॉडर्न को माने, किस वक्त से हम एंशेंट को माने। ये आज भी जो उस ज़माने के मौरखीन हैं, ये शुरू हुआ था ये यूरोपियन इनलाइटनमेंट के दौर से, जिस वक्त 16-17 सेंचुरी में ख़ास तौर पे रिफॉर्मेशन और इनलाइटनमेंट के पीरियड में पुरानी तालीम के बारे में भी लोग जानना चाहते थे, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। तो यूरोप में रोम का जो ज़वाल था एक बहुत बड़ा वाक़या था। 3rd-4th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में स्पेशली रोम का ज़वाल हुआ, जिस पर हिस्टोरियंस ने खासा लिखा है, और ये रोम के ज़वाल को ही वो मानते हैं कि ये एंशिएंट पीरियड का एंड होता है। With the fall of the Rome, ancient period ends and we enter into a modern phase in European context of history. तो फ्यूडलाइजेशन का जो दौर है 5 से लेकर के 15वीं सदी तक हम लोग मेडिवल को मानते हैं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें ख़ास तौर पे एडवर्ड गिबन साहब ने, इन्होंने रोम की हिस्ट्री पे डिक्लाइन पर खासा काम किया, उनका ये मानना है। इसको बाद में कई मौरखीन ने चैलेंज भी किया है, ठीक है, 4th-5th सेंचुरी से। वो किसी और बेसिस को मानते हैं कि भाई जैसे पेरी एंडरसन है या मार्क ब्लॉक है, ये लोग इस चीज़ को चैलेंज करते हैं। जो पीरियडाइजेशन है वो इतना सिंपल नहीं है जो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पीरियडाइजेशन है। किसी भी पीरियडाइजेशन का हिस्ट्री में एक बेसिस होता है। बेसिस ऑफ पीरियडाइजेशन माइट बी सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन सोसाइटी।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ज़्यादा आसान तरीका अख्तियार कर लिया गया। एंशंट पीरियड हिंदू पीरियड है, जेम्स मिल साहब का ये आर्ग्यूमेंट था। एंशंट पीरियड हिंदू पीरियड है, मिडिवल पीरियड मुस्लिम पीरियड है। मिडिवल पीरियड कब से शुरू हुआ? तुर्कों के आमद से। हालांकि उन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि जब मिडिवल पीरियड को मान रहे हैं उस दौरान बहुत सारे और भी ऐसी रियासतें थीं जो गैर मुस्लिमों की थीं। बहुत सारी साउथ इंडिया में रियासतें थीं, बाद में मराठास भी आए और विजयनगर एम्पायर था, और भी इस तरह की कई मुख्तलिफ रियासतें थी जो मुस्लिम नहीं थीं। तो द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद दैट काइंड ऑफ व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग इनटू पीरियडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये जेम्स मिल साहब की एक चीज़ शुरू की हुई थी। ज़्यादातर कॉलोनियल हिस्टोग्राफर्स इसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। जो हमारे यहाँ पर ये पीरियड हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज़ पहले भी थी, इशूज़ थे, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाले आइडियाज़ नहीं थे, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इस चीज़ की शुरुआत ये कॉलोनियल पीरियड में शुरू हुई थी। सो दिस आइडिया दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर ए सेपरेट नेशन gained currency only in late 1940s, but the genesis to it was a colonial construct which had a beginning with a communal approach to periodization of Indian history. The idea that Hindus and Muslims are a separate nation was given a wider currency later on, but herein its genesis has been laid, which influenced the history writing traditions even after independence and partition of the country. Now, beyond these occasional references of prominent Muslims' contribution to the freedom struggle, the later historiography of the times delved and highlighted the separatist tendency amongst Muslims. The usual refrain being that as Indian National Congress and such groups advanced towards freedom, Muslims as a homogeneous entity went on to demand a separate Islamic state. पाकिस्तान की डिमांड, जो मुसलमानों की एक अलग डिमांड थी, उसको पूरी तरह से डब कर दिया गया कि साहब मुसलमानों ने पाकिस्तान की डिमांड करी है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम मुसलमानों की डिमांड थी, इसमें भी खास रिसर्च होनी बाकी है कि भाई पूरी तरह से मुसलमान एक ग्रुप में थोड़ी ना थे। आज भी मुसलमान पूरी एक तरफ, अगर आप ये मान के चलते हैं कि मुसलमान एक तरफ वोट देते हैं या पूरी तरह से एक होमोजेनस एक एंटिटी है, ऐसा नहीं है। जैसे बाकी ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान में, वैसे ही एक मुसलमान भी एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, वो चाहे कास्ट की लाइन पे हो, चाहे क्रीड की लाइन पे हो। ये बात और है कि ठीक है, हम वी आर ऑल इक्वल बिफोर द आइज ऑफ अल्लाह एंड एवरीथिंग। मस्जिद के अंदर तो सब ठीक है, सब एक सफ में खड़े हो गए, महमूद और एयाज, लेकिन मस्जिद के बाहर महमूद अलग, एयाज अलग, साथ नहीं है। ठीक है, इवन स्टिल टू दिस डे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वी हैव इम्बाइब्ड सो मेनी कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम इंडिया। हम जब भी आए होंगे बाहर से, कभी कभी 1000 साल पहले की अगर हम अपनी तारीख देखते हैं, 1000 साल पहले हम हिंदुस्तान में आए, लेकिन अब हम हिंदुस्तानी मुसलमान और हम में भी वही डिवीजन है जो बाकी लोगों में है। सो नॉट ऑल मुस्लिम्स डिमांडेड फॉर ए सेपरेट होमलैंड। सो अब Muslim too participated in the freedom struggle like other communities and sects residing in India. Occasionally, the tendency to recall the contribution of a few notables like Maulana Abul Kalam Azad and Khan Abdul Ghaffar Khan, and excluding a multitude who supported them is injustice to their supporters. क्योंकि जब आप हिस्ट्री की किताबों में आप देखते हैं तो आप पाएंगे मुस्लिम कंट्रीब्यूशन, then you will be finding a few notable people, very notable people who might be there, क्योंकि वो so that the history might not look lopsided. सब कम्युनिटीज हैं तो हाँ, 2 मुसलमान भी हैं, 2 लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मे बी 1 or 2, a few more thrown in between. But what about the people who supported these leaders? So even the ulama of Barelvi and Deobandi school of thought, the 2 major schools of Islamic jurisprudence, were also for composite Indian nationalism and disregarded the division of the country. The demand for a separate Islamic state was not the demand of all the Muslims of the country. When Pakistan resolution was passed by Muslim League in 1940, the teeming multitude of poor and middle class Muslims either gave a lukewarm response to such a demand or ignored it. Some sections also protested against this demand. As a matter of fact, only the elite and affluent sections amongst the Muslims were for separate Pakistan. Of course, after the rising tide of communalism in the late 1940s, another section of Muslims started gravitating towards the Muslim League.
ये 1940s के बाद जो पाकिस्तान डिमांड है मुस्लिम्स में ज़्यादा बढ़ी थी। उससे पहले 1937 इलेक्शंस में और बाद में भी इतना ज़्यादा मुस्लिम ये सेपरेट नेशन वाली डिमांड जो थी ये मौजूद नहीं थी। ये बात की चीज़ों में से है। वी हैव टू लाइक फर्दर फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड सच डिमांड हैपनिंग। और ये इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द पार्टी एट बेस्ट, नॉट इवन दिस मुस्लिम लीग, this party was at best, this demand was at best supported by close to 4% of Muslim population, which at that time accounted for 25-30% of the total population of India. जो हिंदुस्तान में उस वक्त लोग थे आमतौर पे, उनको सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं मौजूद थे। वोटिंग राइट्स वर बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें थी। तो जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे लोग, वो कौन थे? ज़्यादातर हिस्टोरियंस के मुताबिक या मौरखीन के मुताबिक वो लोग थे जो कि अपनी कोई ना कोई राइट्स को बचाना चाह रहे थे। ज़मींदार क्लास था या एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अमंगस्ट मुस्लिम्स, वो लोग थे। एंड दे वर लाइक शेफर्डिंग देयर फॉलोअर्स इन अ वे। सारे मुसलमानों की डिमांड नहीं थी ये। सो द पार्टी एट during the time of the principle of universal adult suffrage was denied to Indian citizens. Under the Government of India Act 1919 and 1935, people who could vote had to satisfy certain economic criteria like income, education and property. Naturally, it were the landlord, zamindar and such affluent sections of society who were holding the reins of power. And when such a section of society perceived a threat to their power in the seemingly approaching Indian Republic, they wished to turn the clock back. They also felt threatened by a section of reactionary Hindu class which did not support the national movement, and this section also came initially from the elite groups of Hindus to be joined later by more such sections. The divide was not as much between all the Muslims and all the Hindus. ये नहीं था साहब कि सारे के सारे हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे से नफरत कर रहे हों। ठीक है, कुछ सेक्शन थे हिंदूज में भी जो चाह रहे थे, ठीक है, कि भाई जो हिस्टोग्राफर थे उस टाइम के, they at times even they believed कि this demand for a separate homeland was raised because it was a kind of bargaining counter. आयशा जलाल से इसकी ये बार्गेनिंग काउंटर था। सारे लोग चाह ही नहीं रहे थे, बहुत लोग नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क आवर एल्डर्स, मैं अपने बचपन में अगर अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, व्हाई डिडंट दे लेफ्ट फॉर पाकिस्तान? दे हैड लाइक काइंड ऑफ मल्टीपल रीजंस। इस मुल्क से मोहब्बत उतनी ही ज़्यादा जितनी गैर मुस्लिमों को थी, उतनी ही मुस्लिमों को भी थी। और डिमांड पाकिस्तान की सबकी नहीं थी। तो जो हमारा या आज के हालात में जो मुस्लिम इनविजिबलाइजेशन है, रोल, हमारा रोल जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, वो पहले से कम दिखाया जाता है हिस्ट्री बुक्स में। इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड थ्रू रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च। सो this divide was not much between all the Muslims and all the Hindus. The divide was between the declining landlord clergy ideology of religion as the basis of nation state and the rising concept of nationalism based on equal citizenship. Still, the commoners of every religion took part in various movements for liberating their country from the yoke of colonial rule. अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट में आता हूँ, रोल ऑफ उलेमा एंड क्लर्जी इन द नेशनल मूवमेंट. There was already a churn in the Muslim society after the downfall of the Mughal Empire. The realization that there is something wrong with the Islamic age society could be seen in various contemporary sources of the period. उस ज़माने में 18th सेंचुरी में मुग़लों के डिक्लाइन का जो वक्त है, उस वक्त Islamic age society जो थी, उसमें there was a kind of churn which was going on. There was a kind of faint realization कि okay, there is something wrong with the Islamic society. कुछ तो वजह है इस ज़माने। तो उस ज़माने की जो आप राइटिंग्स देखिएगा 18वीं सदी की पर्शियन राइटिंग्स या शहर आशोब लिटरेचर, शहर आशोब इज ए काइंड ऑफ जॉनर इन उर्दू लिटरेचर, जहाँ पर पोइट्स आर डिस्क्राइबिंग और लैमेंटिंग द डिक्लाइन ऑफ देयर पास्ट ग्रैंडर, पास्ट पावर। शहर आशोब एक तरह का उर्दू लिटरेचर में एक जॉनरे था जिसमें पोइट्स जो थे वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, कैसे मुग़लों का ज़वाल हो रहा है, कैसे
शहरों का डिक्लाइन चल रहा है और इवन ओवरऑल इस्लामिक डिक्लाइन है ये, लेकिन इसकी वजह क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे। वैसे ही उस जमाने के दो अहम नक्शबंदी सेंट्स हैं, मिर्जा मजहर जाने जाना और शाह वलीउल्लाह। दे टू आर लाइक ट्राइंग टू इंटरवीन, ट्राइंग टू टेक सम रिग्रेसिव एक्शन, कुछ चेंजेस चाह रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन अभी उनको समझ ये इस बात की नहीं है कि इस डिक्लाइन की वजह क्या है, कैसे इसको चेक करा जा सकता है। तो दे आर टेकिंग लाइक दे आर डेबलिंग इनटू पॉलिटिक्स। वो आपके निसाब में भी जो करिकुलम है आपका मदारिस में पढ़ाने वाला करिकुलम, उसमें भी चेंज चाह रहे हैं वो लोग। शाह वलीउल्लाह और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, दे स्टार्टेड मदरसा रहमिया और फरंगी महल, and their efforts of revival and reform by updating the curriculum were not bearing any fruits. और हम देखते हैं 18वीं सदी के आखिर में it was East India Company which was becoming the paramount power. इसके बाद फराइजी मूवमेंट वगैरह या फ़कीर रिवॉल्ट बंगाल में, and in between our Mopla revolt which unfortunately took a communal color later were all directed against the British. ब्रिटिश के खिलाफ एक नफरत वाली चीज थी ऑलरेडी। इसको हम पूरी तरह से नेशनलिज्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा रिसेंट चीज है। नेशनलिज्म का बेनेडिक्ट एंडरसन एक मौरिख था, उसने नेशनलिज्म वाला इमेजिन्ड कम्युनिटीज एक उसने किताब लिखी थी। उसने यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म की शुरुआत मानी है कि यहाँ पर नेशनलिज्म कैसे आता है, वो यूरोप की कॉन्टेक्स्ट बताता है। व्हेन प्रिंट कल्चर स्टार्टेड हैपनिंग, जो अखबारात थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने शुरू हुए, तो कॉमन थीम थी। जो लोग कभी आपस में मिले नहीं हैं, कोई छोटा सा मुल्क है फॉर एग्जाम्पल फ्रांस और इटली और एनी कंट्री, एनी स्मॉल कंट्री, वहाँ पर 18वीं सदी 19वीं सदी में नेशनलिज्म, जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इस तरह की चीज़ें हो गई, उसके बाद लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम एक लोग हैं। तो ये इट हैज़ बीन ए काइंड ऑफ रिसेंट कंस्ट्रक्ट। नेशनलिज्म पहले, उससे पहले भी चीज़ें थीं जो हम बात करते हैं कि 1857 में जो जंगें हुई हैं, ये हकीकत है उसमें, बट इट वॉज मोर नॉट नेशनलिज्म एज मच, बट यू कैन से टेरिटोरियल लॉयल्टी, अपने इलाके से जो मोहब्बत होती है। मेरे वालिद साहब अपने वतन को छोड़ के आने को राजी नहीं थे जब मैं उनको यहाँ लाना चाह रहा था, तो वो टेरिटोरियल लॉयल्टी है, मैं अपनी जगह से छोड़ के हटूंगा नहीं। तो इट वॉज ए काइंड ऑफ 1857, जिसको हम लोग पहली नेशनल जंग आज़ादी भी मानते हैं, लेकिन इट कुड बी ऑल्सो क्वेश्चन एज कि क्या ये नेशनल आज़ादी है भी कि नहीं। इस पर भी खासा काम हो रहा है, अभी भी चल रहा है। So likewise, after the failure of revolt of 1857, Muslims had to bear the brunt of British ire. It is believed that only in Delhi more than 25-30,000 Muslims were killed or hanged. At a later stage, scholars like Maulana Abdul Bari, Farangi Mahal, Maulana Hassan Subhani, Hakim Ajmal Khan, Dr. M.A. Ansari, Hasrat Mohani, Maulana Hussain Ahmad Madni, Maulana Muhammadur Hassan of Dewan, the school, etc. All these participated in the national movement. जो मास मोबिलाइजेशन था ये कुछ हद तक 1885 या गांधी के राइज के बाद ही आया। उसके बाद ही मुसलमानों ने प्रॉपर वे में नेशनल मूवमेंट में हिस्सेदारी शुरू करी। उससे पहले भी ये आइडियाज़ हैं, नेशनलिज्म के आइडियाज़ हो सकते हैं, टेरिटोरियल लॉयल्टी हो सकती है, बट टू कॉल इट एज प्रॉपर नेशनलिज्म इज समवॉट लाइक सस्पेक्ट। नाउ the second part of it is like involvement of this paper is like this second part is about it's a kind of survey on involvement of Muslim masses in India's freedom struggle. तो involvement जो होता है masses का, it's very important for giving a fillip to any mass movement. कोई लीडर बिना अपने लोगों के, गांधी जी ऐसे नहीं बने थे, उनको लोगों ने गांधी जी बनाया था। या कोई भी लीडर जब तक उसकी फॉलोइंग नहीं है, अगर हम सिर्फ उलेमा का ही रोल देखेंगे, या उलेमा भी चलिए ठीक है, अगर हम किसी बड़े लीडर का रोल हम देखते हैं तो उस लीडर के फॉलोअर्स का भी तो रोल देखना पड़ेगा। आपने एक लीडर का नाम ले लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी उनके फॉलोअर्स हैं जिसको लीडर बनाते हैं। मैंने किसी को माना कि ये मेरा लीडर है। व्हाट अबाउट माई सब्जेक्टिविटी, मेरे आइडियाज़ क्या हैं,
उस नेता के बारे में हम जो हमारे 10 लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्यों उसको हमने अपना लीडर माना. तो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड or we need to understand the importance of masses in any kind of mass movement. Masses के बिना है ही नहीं. So not Italian Marxist scholar जो है Antonio Gramsci, in his prison notebooks he initiated the concept of involvement of subaltern groups in various movements. Subaltern groups were those which are neglected and marginalized groups in contrast to the elite groups. एक मौर्रिख था, इटालियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर था एंटोनियो ग्राम्स्की. उसने अपनी किताब, जब वो जेल में डाल दिया गया, उसने किताब वहीं से लिखी प्रिजन नोटबुक्स में, और उसमें ही फाइंड्स आउट अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स, सबॉल्टर्न ग्रुप्स जो लोअर क्लास ग्रुप है, विच आर नेग्लेक्टेड ग्रुप्स. तो इसके बारे में ही राइट्स, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द आइडिया वाज कैरीड फॉरवर्ड बाय रणजीत गुहा एंड हिज कलीग्स, more notably Shahid Amin, who proposed the subalterns' involvement in various movements, and later the leadership of such movements were taken up by the affluent class. तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो ये सबाल्टर्न वाला आइडिया एंटोनियो ग्राम्शी का आइडिया था, रणजीत गुहा साहब ने और उनके साथियों ने, उसमें ज़्यादा नोटेबल शाहिद अमीन साहब हैं, इन्होंने किया. और इन्होंने मासेस का इन्वॉल्वमेंट फ्रीडम मूवमेंट में या किसी भी मूवमेंट में मासेस का इन्वॉल्वमेंट के बारे में काम किया है. Likewise, Indian freedom struggle too, as per Shahid Amin's research, the common people too were actively involved in this struggle, and since they couldn't represent or articulate their grievances, nor could they properly get organized, therefore they chose Gandhiji, who already had a larger than life stature because of his self-sacrifice and moral qualities as their leader. तो जो आम लोग थे, जो खेदा में या चंपारण में या जिन लोगों ने भी सत्याग्रह किया, उन्होंने किस बिना पर, क्योंकि वो अपनी बात उतने प्रॉपर तरीके से, वो लोअर क्लास ग्रुप था, अपनी बात इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं कह पा रहे थे, सो दे चोज गांधी जी एज देयर लीडर. इसी तरह जो भी मूवमेंट होते थे, इसमें आम लोगों की पसंद और नापसंदीदगी भी होती थी. 1857 के जंग आज़ादी जो हम मानते हैं, उसमें बहादुर शाह का रोल ऐसा नहीं था, क्योंकि जो डिसबैंडेड सोल्जरी थी, मेरठ कैंट से जो सोल्जर्स थे, वो पहुंच गए थे बहादुर शाह के पास. उन्होंने फोर्स किया, एंड अल्टीमेटली बहादुर शाह टुक लीड इन ऑर्गेनाइजिंग देयर डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. लाइकवाइज गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ थी. सिमिलरली द teeming masses that joined Gandhiji's satyagraha also had Muslims in it. Later, the popularity of Bhagat Singh, especially in Northwest Frontier region, underlines the importance of the notion of acceptance of ideas of Bhagat Singh amongst the masses of people, most of which belong to Islamic faith in the region. Later, Subhash Chandra Bose was equally liked and celebrated by Muslims. तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस वगैरह को भी अच्छी खासी फॉलोइंग जो थी उनकी मुस्लिम्स में थी, which we also need to look into. बेशक वो मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर हैं अमंग्स मुस्लिम्स. दैट टू नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. सिर्फ हम एक ही लाइन पर कि साहब हमारे उलमा का ही रोल है, नहीं, आम हमारे जो और मुसलमान हैं, जो टीमिंग मासेस हैं लोगों की, जो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, वो भी तो लीडर चूज कर रहे हैं, उनके भी रोल को हमें देखना है. So these Muslims, they joined these organizations in large number. एक notable feature in Khan Abdul Ghaffar Khan, the Frontier Gandhi, as he was called amongst his supporters, stayed till last with the idea of India as a nation for all communities. There was extensive opposition to the partition of India in 1947. Those who opposed it often adhered to the doctrine of composite culture. The proponents of the idea of composite culture argues that the Indian nation is made up of the people of diverse cultures, castes and faiths. The concept teaches that nationalism can't be defined by only one dominant religion. किसी एक रिलीजन का जो आजकल वो हो गया ना कि डोमिनेंट रिलीजन है, तो उसका ही जो आइडिया होगा नेशनलिज्म के बारे में, वही आइडिया, सिर्फ वो आइडिया नहीं होता नेशनलिज्म का. देयर माइट बी लाइक जो आइडिया ऑफ इंडिया है, everybody might be having their own certain kind of idea of India. एक सिर्फ आइडिया ऑफ इंडिया उसी तरह से वही यूनिफॉर्म आइडिया ऑफ इंडिया, it won't be standing.
while Indian citizens may maintain that, so this idea of nationalism can't be defined by only one dominant religion. While Indian citizens may maintain their distinctive religious traditions, but they all are members of one united India as a nation. Muslims of Deoband school of thought also criticize the idea of partition as a conspiracy theory of colonial government. Allama Mashriqi, the leader of Khaksar movement के जो leader थे Allama Mashriqi, he also opposed the partition of India. We also find that there are not many Muslims who are opposed to this idea of partition of the country. Even Sufis, if we see, सूफीज का भी जो मूवमेंट था उसमें भी अच्छा खासा डिवीजन है. एक सूफीज में एक ब्रांच जो है वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इट्स बाइंग टू दैट आइडिया ऑफ पाकिस्तान, अनदर ब्रांच इज अपोजिंग इट. तो ये एक यूनिफॉर्म आइडिया नहीं था पार्टीशन का या लोगों का इन्वॉल्वमेंट का. आप सिर्फ उसको कि मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट इन पार्टीशन आप उसको एज इट इज ही डब कर दो या सारे मुसलमानों ने इसको पार्टीशन को किया है, ऐसा नहीं था. क्योंकि आपने मासेस की हमने स्टडी प्रॉपर वे में करी नहीं है. कुछ एक लोगों को अब जो रिलीजियस क्लास हो सकता है या फिर जमींदारी क्लास या ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास है, दे आर ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर प्रिविलेजेस. सो दे माइट बी आस्किंग फॉर, ओके, इफ देयर इज अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, दे विल बी हैविंग मोर प्रिविलेजेस. तो दे माइट बी आर्गुइंग फॉर separate nation, not all of Muslims. So Allama Mashriqi, for example, he also argued that with India, all communities have lived in peace for centuries, and certainly we can continue to do so in future. He held the British responsible for vitiating the atmosphere, the communal harmony of the period. Now, I'd like to conclude by saying that though it's a survey paper, लेकिन मुस्लिम मासेस का इन्वॉल्वमेंट इस पर हमें देखना होगा कि भाई मुस्लिम मासेस क्या चाह रहे थे, हाउ दे आर ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व इनटू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. उनकी आवाज़ को हम इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना या उनको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इस पर हमारा कुछ काम होगा और इस पर अभी काम चल रहा है. सो दिस इज सर्वे पेपर. थैंक्स अ लॉट. बहुत शुक्रिया.